नमस्कार। आज हम बोकाखाट के चुनावी जनादेश के पीछे छिपे संदेश को समझने जा रहे हैं। यह विश्लेषण सिर्फ आंकड़ों का नहीं होगा, बल्कि उन आंकड़ों के पीछे जो इंसान हैं, उनकी उम्मीदें हैं, उनकी परेशानियां हैं, हम उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आइए बोकाखाट को समझते हैं। असम के दिल में बसा ये इलाका सिर्फ एक चुनावी क्षेत्र नहीं है, इसकी अपनी एक पहचान है जो यहाँ की नदी से, यहाँ के चाय के बागानों से और प्रकृति की लय से जुड़ी हुई है। असल में यहाँ के लोगों की जिंदगी और उनकी राजनीति दोनों इसी मिट्टी और पानी से तय होती है। इस पूरी पड़ताल में हम 6 हिस्सों से गुजरेंगे। पहले हम जमीन के असलियत और लोगों की मुख्य शिकायतों को समझेंगे। फिर देखेंगे कि चुनावी डेटा इन शिकायतों के बारे में हमें क्या बताता है। इसके बाद हम इस जनादेश के पीछे के सिस्टम को परखेंगे, इतिहास से सबक लेंगे और आखिर में एक बेहतर शासन के लिए एक ठोस रास्ते पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। देखिए, किसी भी चुनाव के वोट को समझने के लिए पहले उस जमीन और वहाँ के लोगों के संघर्ष को समझना बहुत जरूरी होता है। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 23,000 परिवारों की कहानी है। सोचिए, उन लोगों की कहानी जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने घर, अपनी रोजी रोटी सब कुछ पानी में बहते देखा। और ये कोई एक बार की बात नहीं है, ये हर साल की कहानी है। एक ऐसा दर्द जो यहाँ की जिंदगी का हिस्सा सा बन गया है। और इसी वजह से लोगों में गहरी निराशा है। उन्हें लगता है कि हर साल तबाही आती है, राहत के नाम पर कुछ वक्ती मदद मिल जाती है, लेकिन उस जख्म को हमेशा के लिए भरने की कोई ठोस कोशिश नहीं होती। वो एक स्थायी समाधान मांग रहे हैं, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो इस दर्द के चक्र को हमेशा के लिए तोड़ सके। लोगों की दूसरी सबसे बड़ी और गहरी शिकायत है ये विवादास्पद बेदखली अभियान। कई समुदायों के लिए ये जमीन का एक टुकड़ा भर नहीं है, ये उनकी पुश्तैनी विरासत है, उनकी पहचान का सवाल है। और जब घर उजड़ते हैं तो सिर्फ दीवारें नहीं गिरती, लोगों का भरोसा भी टूटता है। लगभग 1500 परिवार। ये संख्या हमें बताती है कि इस जमीन के संघर्ष का असर कितने बड़े पैमाने पर हुआ है। ये लोगों के मन में एक असुरक्षा की भावना पैदा करता है। जब अपनी ही जमीन पर भविष्य अनिश्चित हो तो गुस्सा और बेचैनी होना स्वाभाविक है। तो ये तो हुई लोगों की शिकायतें, उनके मन की बात। अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि चुनावी डेटा में ये भावनाएं कैसे झलकती हैं, जमीन का ये दर्द वोटों में कैसे बदलता है। इस टेबल पर जरा गौर कीजिए। 2011 में यहाँ एक बहुत करीबी मुकाबला था। जीत का अंतर सिर्फ 1700 वोटों का था। लेकिन 2016 और 2021 आते आते तस्वीर पूरी तरह बदल गई। विपक्ष लगभग खत्म हो गया और जीत का अंतर 40,000 वोटों के पार चला गया। ये कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव है। तो डेटा से मिलने वाला पहला संकेत बिल्कुल साफ है। ये निर्वाचन क्षेत्र अब मुकाबले वाला नहीं रहा, बल्कि इस पर एक ही राजनीतिक ताकत का दबदबा कायम हो गया है। दूसरा संकेत, बोकाखाट के लोग राजनीति में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। यहाँ का वोटिंग परसेंटेज अक्सर पूरे असम के औसत से भी ज्यादा होता है। इसका सीधा मतलब ये है कि यहाँ चुनावों का नतीजा ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में होने वाला भारी मतदान ही तय करता है। और तीसरा संकेत ये है कि जो चिंताएं जमीन पर हैं, ठीक वही ऑनलाइन बातचीत का भी केंद्र हैं। जमीन और रोजी रोटी की सुरक्षा की चिंताएं ही सोशल मीडिया पर बहस पर हावी हैं। जहां सत्ता पक्ष कानून व्यवस्था और राहत कार्यों की बात करता है, वही विपक्ष विस्थापन और सहानुभूति पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। और जब बहस इतनी बटी हुई हो तो ये याद रखना जरूरी हो जाता है कि हमारे संवैधानिक मूल्य हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का हक देते हैं। और पब्लिक में होने वाली बातचीत की जिम्मेदारी लोगों को जानकारी देकर एकजुट करने की होनी चाहिए, न कि उन्हें आपस में बांटने की। चलिए अब विश्लेषण के उस चरण में चलते हैं जहां हम उन रणनीतियों और सिस्टम्स को देखेंगे जिनकी वजह से आज की ये राजनीतिक तस्वीर बनी है। आखिर ये सब हुआ कैसे? सत्ता पक्ष की सफलता के पीछे उनकी एक 4 आयामी रणनीति है, जिसे चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं। इसके 4 स्तंभ हैं। 1. विकास यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का वादा। 2. सामाजिक न्याय यानी वेलफेयर स्कीम्स। 3. सुरक्षा यानी कानून व्यवस्था का भरोसा। और चौथा, पहचान यानी सांस्कृतिक मुद्दे। ये रणनीति एक ही वक्त में सुरक्षा और प्रगति दोनों का वादा करती है। अब सत्ता पक्ष की इस ताकत के सामने जरा विपक्ष की कमजोरियों को देखिए। एक मजबूत स्थानीय नेता की कमी, सहयोगियों में बिखराव और सबसे बड़ी बात, लोगों के गुस्से को राजनीतिक फायदे में बदलने में नाकामी।
यही वजह है कि जमीन पर असंतोष होने के बावजूद वो वोटों में नहीं बदल पा रहा है। तो असल बात यह है कि सिस्टम उसी को इनाम देता है जो बहस का एजेंडा सेट कर सकता है, और फिलहाल ये एजेंडा सत्ता पक्ष की ताकत और सुरक्षा वाली कहानी के हक में है। अब जरा इतिहास पर नजर डालते हैं। ये समझना जरूरी है कि आज की राजनीतिक हकीकत हमेशा के लिए नहीं है। राजनीति का मौसम भी बदलता है। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि एक जमाना था जब ये सीट कितनी अनिश्चित थी, जीत का अंतर कम था और सत्ता लगातार बदलती थी। ये बताता है कि यहाँ का वोटर हालात के हिसाब से अपना मन बदलने को तैयार रहा है। फिर 2016 में आया एक राजनीतिक भूचाल जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो इस ऐतिहासिक विश्लेषण का निष्कर्ष क्या है? यही कि बाढ़ और बेदखली जैसे जो मुद्दे आज अनसुलझे हैं वही कल की राजनीति की दिशा तय करेंगे, क्योंकि वोटर की याददाश्त बहुत लंबी होती है। तो अब हम उस हिस्से पर आते हैं जहां हम सिर्फ समस्या की नहीं बल्कि समाधान की बात करेंगे। एक ऐसी वैकल्पिक रणनीति जो लोगों की बुनियादी चिंताओं को दूर करने पर टिकी हो। आगे का रास्ता क्या है? यहाँ एक खास तरह के उम्मीदवार की जरूरत है। हम उसे स्थानीय अभिभावक कह सकते हैं, यानी कोई बाहरी नेता नहीं बल्कि समुदाय के बीच से निकला हुआ एक ऐसा भरोसेमंद चेहरा जो स्थानीय मुद्दों को गहराई से समझता हो, जो लोगों का विश्वास जीत चुका हो। और ये रहा 90 दिनों का एक एक्शन प्लान। पहले 30 दिन जमीन पर उतरकर सीधी सेवा और मदद, अगले 30 दिन लोगों की कहानियों को सुनकर और उनको एक मंच देकर उनसे गहरा जुड़ाव बनाना, और आखिरी 30 दिन इस भरोसे को एक संगठित राजनीतिक ताकत में बदलना। और जब हम लोगों की कहानियों को इकट्ठा करने की बात करते हैं तो एक नैतिक जिम्मेदारी भी याद रखनी चाहिए। भारत का डेटा प्राइवेसी फ्रेमवर्क हमें बताता है कि किसी की भी निजी जानकारी या उसकी कहानी एक अमानत है और इसका इस्तेमाल पूरी सहमति और सही मकसद के साथ ही होना चाहिए। अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर हैं। आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यहाँ नेतृत्व के लिए एक शक्तिशाली विजन भी मौजूद है। और अंत में किसी भी नेता के लिए सवाल एक ही है और बहुत बुनियादी है। शासन के 2 रास्तों में से उसे कौन सा चुनना है, एक शासक बनना या एक अभिभावक? इन दोनों में फर्क बिल्कुल साफ है। एक शासक जो लोगों के ऊपर खड़ा होकर अपनी इच्छा उन पर थोपता है, और एक अभिभावक जो लोगों के साथ खड़ा होता है, उनके अधिकारों की और उनके सम्मान की रक्षा करता है। यही एक बेहतर रास्ता है, एक बेहतर भविष्य का रास्ता। यदि आप एक अभिभावक बनकर एक जनकेंद्रित नेता के रूप में अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या फिर 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।